चलिए, तो कल थोड़ा वीडियो हमारा बीच में से रुक चुका था, तो उसमें हम लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण, मतलब हमको पढ़ना था कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा जाए तो अगर आपको पता होगा कि हमारा पूरा जो नेचर है, फिजिक्स जो वर्ड है, जो आप वर्ड पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड फुसिस से बना है। किससे बना है? फुसिस से। ये तो आप लोगों को पता है, फुसिस से बना है। और इस लैटिन वर्ड फुसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? प्रकृति यानी फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। अब एक बात होती है, नेचर में क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि नेचर किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो जो शक्तिमान देखे होंगे वो बोलेंगे कि 5 चीज़ों से बना है, जल, अग्नि, वायु, नभ, ये सब चीज़ें, ठीक ना। तो शक्तिमान तो नहीं बनना है हम लोग को आगे पढ़ना है कि ये दुनिया किससे बनी है। तो ये दुनिया 2 चीज़ों से बनी है। किससे बनी है? 2 चीज़ों से। ध्यान से देखेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, तो पहली एक चीज़ है, चलिए, तो नेचर हम बता रहे थे कि नेचर जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो मैटर, पहला तो मैटर, ठीक है, तो मैटर, और दूसरा एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? एनर्जी। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ, ठीक है, क्या होता है? पदार्थ। और एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। अब ये पूरा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। और एक बात आप जान लीजिए, आप लोग इतना कहते रहते हैं कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। एक्चुअली में आपने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इन दोनों में से किसी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है कि ना तो आप मैटर को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को बना सकते हैं। दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो आप ये भूल जाइए कि आपने क्या किया है, आपने कुछ बनाया है, ठीक है। अब बात आता है कि मैं ये सब डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। तो आप अगर कभी एटम के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैटर को अगर जब तोड़ते जाएंगे तो मैटर आप तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है। सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं। और एटम में क्या होता है, आप देखेंगे कि किसी भी एटम में 2 चीज़ें होता है। एटम में एक तो मास होता है। एटम में होते कौन कौन है? तो एटम में आपका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक, और होता है प्रोटॉन, और होता है न्यूट्रॉन। ठीक, एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा कि एक होता है मास। क्या होता है? मास होता है, मास मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक। और क्या होता है? इसके पास चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश। क्या होता है? आवेश होता है, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपको पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। और ये बहुत, इसके कंपैरिजन में, किसके? प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और मास ऑफ जो, और इस पे जो चार्ज होता है वो माइनस क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मास और दूसरा होता है चार्ज। अब मैंने आपने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से लगता है? किसी भी बॉडी के मास की वजह से लगता है। तो चार्ज की वजह से क्या लगता है? बात समझ में आ रहा है? तो चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? तो चार्ज की वजह से वही फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें प्रोटॉन के पास, तो प्रोटॉन के पास भी क्या होता है? प्रोटॉन के पास भी मास होता है और चार्ज होता है, ठीक है। इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसका जो चार्ज होता है पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसके पास भी चार्ज है और मास है। तो मास की वजह से तो जो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पूरा डिस्कशन हो चुका है कि मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और अब हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रॉन के पास केवल क्या होता है? न्यूट्रॉन के पास केवल मास होता है, केवल मास होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना।
थोड़ा इंग्लिश भी लिखते चलेंगे हम लोग, हिंदी में ही क्लास चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लेंगे जिससे हमको इंग्लिश भी पता हो। जो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। ये लगभग क्या होता है, लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। पॉइंट्स में कुछ अंतर होता है लेकिन आप मान लेंगे कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो मास ऑफ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं और ये मूव करते हैं, ठीक है। तो इतना डिस्कशन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स फूसिट्स वर्ड से बना है जिसका मतलब नेचर होता है। नेचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर जो होता है, पदार्थ जो है, दो तीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसको मौलिक कण बोलते हैं या मूल कण बोलते हैं। अब मूल कण में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ होता है, मास होता है और चार्ज होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा होती है। तो द्रव्यमान की वजह से वो कुछ प्रभाव दिखाता है जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब आवेश की वजह से कुछ प्रभाव दिखाएगा जो आप क्लास क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। और क्लास 12th का पूरा एक बुक में आप आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसके बाद, ठीक ना। तो ये बात हुआ, ठीक ना। तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में कितना कम होता है, ठीक ना। तो आपने पढ़ा होगा जैसे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है और एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक बात जान लीजिए कि लोग न्यूक्लियस का एक एरिया बना देते हैं। न्यूक्लियस का कोई बाउंड्री नहीं होता है, समझ में आ रहा है। न्यूक्लियस का कोई अपना बाउंड्री नहीं होता है। लोग एक सर्कल बना देते हैं, वो अलग बात है। न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से वो बंधे होते हैं और हम लोग उसको बोल देते हैं कि एक शेप दे देते हैं। तो आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर होते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है। और आपको पता है किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए जो टोटल चार्ज होता है वो एटम पे क्या होता है, 0 होता है। जो हमारा कुल आवेश होता है किसी भी परमाणु पर वो क्या होता है, 0 होता है। किस कारण से, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक। अब एक बात जान लीजिए कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर जो अट्रैक्शन का बल होता है, जो बल होता है, वो नाभिकीय बल होता है। इसीलिए नाभिक से प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता, लेकिन निकाला जा सकता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको, इलेक्ट्रॉन को। पहला तो कारण ये है कि इसका ये बाहर है, सबसे बाहर है, और बाहर होने की वजह से इस पर अट्रैक्शन का फोर्स कम है और आसानी से ये निकल जाता है। देखिए किसी को निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी देना पड़ता है, ठीक ना। क्या देना पड़ता है, एनर्जी। मतलब मान लीजिए आपको घर पे आपको कोई 100 रुपया देगा तो आप क्या करेंगे, दुकान पे निकलेंगे ना। तो एनर्जी मिला तो आप निकल गए। वैसे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो रगड़ने से मिलता है, रगड़ने से। जैसे आप क्या करेंगे, दो चीज़ों को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ही उसमें ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, और इस पर धनावेश आ जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है अथवा ग्रहण करता है तो वो आवेशित होता है। तो इतना बात लिख लिए, तो हम लोग आगे इसको मिटाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या कैसे कोई वस्तु आवेशित होता है। इसको मिटाया जाए। ठीक, हमको देखना है कैसे कोई वस्तु आवेशित होता है। तो मैंने अभी परमाणु बनाया था, तो ये आपका नाभिक हो गया और ये आपका क्या हो गया, कोष हो गया। कोष में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने अभी बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए ये क्या होता है, जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश, और इसी वजह से ये क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन मान लीजिए कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास क्या बचा, केवल प्रोटॉन बचा, तो ये धनावेशित हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही क्या होता है, वस्तु आवेशित होता है, ना कि प्रोटॉनों के, क्योंकि प्रोटॉन अंदर है और ये कभी निकलता नहीं है। तो इतना डिस्कशन समझ में आ गया ना कि पदार्थ के पास क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उनके पास द्रव्यमान भी होता है, और द्रव्यमान के अलावा एक और चीज़ होता है जिसको आवेश कहते हैं।
और वो आवेश की वजह से हमको एक पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, जिसमें जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और भी बल होता है जो वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिसका कारण क्या होता है? वस्तु का आवेश होता है। जैसे आपने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि यहाँ से ऐसे रगड़ करके और छोटे छोटे कागज़ों को उठा रहे थे तो उठ जा रहा था। तो एक बात होती है, कागज़ को नीचे से गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है और आपने इसको रगड़ा और ये इसको खींच लिया, यानी कि इसके पास उस गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई ऐसा बल है जो इसको खींच ले रहा है और उस बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब बात आता है कि आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है? तो आप ये जान लीजिए कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश के बारे में हम लोग देखेंगे कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है। ठीक, आवेश क्या होता है? इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, ठीक है, चार्ज बोलते हैं। आवेश क्या होता है? तो बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं इस पर। तो आवेश सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया ना कि मूल कण है और उस पर दो चीज़ होता है, तो एक द्रव्यमान है और एक आवेश है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। देखिए आप क्या करेंगे, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेंगे, पोज करके जैसे करना है कर लीजिए, लेकिन डेफिनेशन लिख लेंगे। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण या फिर वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अभिलाक्षणिक गुण होता है। आवेश क्या होता है? पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक ना, गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले जैसे उन्होंने क्या, एक साइंटिस्ट थे, वैद्युत प्रभाव मतलब कि क्या होता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स था। आज से कितना साल पहले? तो 600 BC। 600 BC का मतलब, BC का मतलब था ईसा पूर्व। 600 BC का मतलब आज से अगर जोड़ा जाए तो लगभग आज से 2600 साल पहले। कितना 100 साल पहले? 2600 साल पहले एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट व्यक्ति थे, ठीक ना, थेल्स नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने, वो यूनान में रहते थे, ठीक ना, यूनान में एक जगह था, वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे उनको मन किया क्या कि वो जाए थोड़ा सा नावों पे घूमे। वो जो एरिया था यूनान में जहाँ वो रहते थे वो समुद्री इलाका था। तो चाहे क्या कि मैं थोड़ा सा नाव पे घूमूं। और घूमते टाइम क्या हुआ कि वो अब जिस नाव में बैठे थे, वो नाव का जो एक भाग था वो एक पीले पदार्थ से टकराया। और पीले पदार्थ से जब वो टकराया, रगड़ पड़ा उसमें, तो उन्होंने उस पीले पदार्थ को वो लेकर गए और पीले पदार्थ का नाम उन्होंने क्या रखा? अंबर रखा। क्या रखा? अंबर। तो अंबर का कलर कैसा होता है? पीला होता है। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि थेल्स ने किस पदार्थ से आवेश की खोज की या बताया इसके बारे में, तो उन्होंने क्या किया? अंबर नाम का एक पदार्थ था जो पीले कलर का था, उन्होंने उसको घर ले गए और घर ले जाके वो बिल्ली रखे थे और बिल्ली पे उस क्या किए, उस पदार्थ को, उस कपड़े को या जो भी था अंबर को रगड़ा। और रगड़ा तो देखा कि वो बिल्ली का जो रेशा था वो उठने लगा, मतलब चिपकने लगा उससे। तो उन्होंने बताया कि अंबर नाम के एक पदार्थ है जिसको रगड़ने से क्या होता है, वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। ये बात चला। इसके बाद लगभग 1600 ईस्वी के करीब में, 1600 ईस्वी मतलब 1600 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक ना, 1600 ईस्वी की बात में एक साइंटिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट नहीं थे, डॉक्टर बोल सकते हैं, प्रोफेसर बोल सकते हैं, वो एलिजाबेथ के दरबार में रहते थे, ठीक ना। और उन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक में उन्होंने बस बताया कि थेल्स जो बात कह रहे थे वो तो बात सही था कि अंबर को अगर बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे चीज़ों को आकर्षित कर लेता है। इन्होंने बोला कि अंबर से ही नहीं, आप किसी चीज़ से रगड़िए, जैसे प्लास्टिक से रगड़िए, कांच से रगड़िए, और वो भी क्या करता है, छोटे छोटे चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो अभी तक ये डिस्कशन चल रहा था और लोगों को लग रहा था कि ये केवल आकर्षण का ही बल है। तब तक फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है और उन्होंने बोला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, और उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है, ठीक है।
तो और इसी वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो ये बात है, ये थोड़ा सा पीछे की बात है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आवेश क्या है, पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो आवेश को देखिए सबसे पहले निरूपित किससे करते हैं, तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से निरूपित करते हैं, दोनों में से किसी एक से निरूपित कर सकते हैं। आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होता है। आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक, स्टेट कूलाम को ESU से डिनोट करता है। किससे, ESU से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर आप देखें तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। वैसे ही और देखेंगे इसके अलावा तो इसका एक और मात्रक होता है बड़ा मात्रक। इसका एक बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। ठीक है, फैराडे होता है। ठीक है, इसको फैराडे को एफ से डिनोट करता है। अब एक फैराडे में आपको पता होना चाहिए कि 96,500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक ना, तो इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक ना, कि एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है जिसको ESU से डिनोट करते हैं। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। 96,500 फैराडे होता है एक कूलाम में। तो ये समझ में आया, पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। इतना बात हो गया। अब बात इस पे आती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक कूलाम किसे कहते हैं। ठीक है, और आप लोग लिखते चलेंगे जो भी मैं लिख रहा हूं, पढ़ेंगे एक कूलाम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कोरोना की वजह से क्लासेस को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि कोरोना पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारी पढ़ाई चली जाएगी। ठीक ना, तो पढ़ाई को जारी रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब जाएगा ही, आया है तो जाएगा ही। ठीक, देखिए एक कूलाम क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक तार है, आपके पास एक तार है और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बाल्टी रख दिया। ठीक, अब तार में आप क्या कर रहे हैं, 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट इस तार से जा रहा है। तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट का जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश लेकर जाएंगे। तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट अगर इस चालक से गुजरता है तो इस चालक से दूसरे सिरे से निकलने वाला जो आवेश होगा, जो आवेश होगा, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, उसकी मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा ना, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे, निकलेंगे इससे, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। यानी कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे I = क्या होता है, Q/T, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, आवेश बटा समय। और यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, I × T। तो I का मान कितना है, I का मान 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, और 1 एम्पियर × सेकेंड को कहते हैं 1 कूलाम। यानी यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो क्या कहते हैं उसे, तो चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट चला गया तो वीडियो अब थोड़ा रोका जाता है। ठीक ना, और इसके बाद से अभी शुरू करते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, पोस्ट कर दीजिए उसको। चलिए, तो देखिए हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है क्योंकि हम लोग बलिया में रहते हैं, यूपी में, तो अभी लाइट का प्रॉब्लम है, बैटरी से ये सब चल रहा है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
और आप लोग पढ़ते रहिए और बताते रहिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, और वीडियो में क्या आपको लोग को लिखवाया जाए या नोट्स दे दिया जाए डिस्क्रिप्शन में, तो बताएंगे तो वैसा होगा। ठीक है, चलिए।